हमारे आधुनिक समय में शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी उनमें सबसे अज़ीमो शान शख्सियतों में से हैं। फ़ारूक़ी साहब एकदम ठेठ इलाहाबादी जिसको कहा जाता है उस रंग ढंग के इंसान थे और उसके साथ साथ एक अद्भुत बौद्धिक प्रतिभा थी उनके अंदर और जिसका उनके लेखन से लगातार हम लोगों को परिचय मिलता है। चाहे वो कई चांद थे सरे आसमां जैसा उपन्यास हो या उनकी जो मीर पे उनका काम है जो एक ऐतिहासिक काम माना जाता है, या उनका संपादन हो जब वो पत्रिकाएं संपादित करते थे, तो बहुत एक बड़ा साहित्य संसार उनका हमारे सामने मौजूद है। और केवल भारत ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में जहाँ जहाँ उर्दू समझने बोलने वाले पढ़ने वाले लोग हैं उनमें शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी का नाम सबसे बड़े नामों में जाना जाता है। और हमारी ये खुशनसीबी है कि हम लोगों ने फ़ारूक़ी साहब को देखा, उनकी तकरीरें सुनी, उनका लिखा हुआ पढ़ा और उनको पास से जानने समझने का मौका भी हमें मिला। मैं आज इस सत्र में, इसका नाम है ज़िक्र फ़ारूक़ी, तो मैं यहाँ पे ऐसे लोगों को आवाज़ दे रहा हूँ जो फ़ारूक़ी साहब को कि उनके व्यक्तिगत रूप से और उनके लिखे हुए से अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा और बोलिए, वो बोलिए। अच्छा, चाहे वो उनका लिखा हुआ हो, चाहे उनके जो हम लोगों ने भाषण सुने हैं या उनके जो उनसे जो व्यक्तिगत रूप से गुफ्तगू की है हम लोगों ने, तो एक अद्भुत संसार आपको सामने दिखाई देता है। और बाद के उपन्यासों में उन्होंने जिस तरह से एक जादुई यथार्थवाद जिसे कहते हैं मैजिकल रियलिज़म, जो आखिरी उपन्यास उनका आया फ़ानी बाकी में, अगर उसको आप पढ़ें तो एक उस तरह का रंग आपको, मार्खेजियन रंग भी उसमें मिलेगा मैजिकल रियलिज़म का। फ़ारूक़ी साहब का लिखा हुआ और एक बहुत ही शानदार काम जिसको हम थोड़ी देर में अपने इसी सत्र के दूसरे हिस्से में देखेंगे, दास्तान गोई जैसी जो परंपरा थी हमारे देश में, और वो बहुत सारे मुल्कों में अलग अलग रूपों में पाई जाती थी और यहाँ तकरीबन भुलाई जा चुकी थी। बहुत ज़्यादा उसके बारे में जब हमारे साथी महमूद फ़ारूक़ी साहब और दारैन शाहिदी साहब आएंगे मंच पे तो वो उसके बारे में बताएंगे। लेकिन एक ऐसी परंपरा, एक ऐसी आर्ट फॉर्म जो भुलाया जा चुका था और जिसमें लोग उसके बारे में आधुनिक युग में जानते भी नहीं थे, उस पूरी कला को जीवित करने का काम फ़ारूक़ी साहब ने किया। उसके 40 वॉल्यूम्स में उसको छापा, पुरानी दास्तानों की तलाश करके, और उनसे फिर से एक शुरुआत हुई दास्तान गोई की हमारे मुल्क में, और जिसके दो बहुत बड़े नाम हमारे बीच आज रहेंगे और हम उनसे दास्तान सुनेंगे। फ़ारूक़ी साहब का एक परिचय ये भी है कि ज़िंदगी भर वो एक मतलब सरकारी नौकरी में रहे और आम तौर पे जो उसका एक दबाव होता है काम का, उसके बाद भी इतना बड़ा रचना संसार उन्होंने क्रिएट किया हमारे लिए, इतनी बड़ी एक विरासत हमारे लिए छोड़ गए वो, कि उस विरासत को बज़्म विरासत में याद करना बहुत ज़रूरी था। और ये बज़्म पूरी नहीं हो सकती थी जब तक हम फ़ारूक़ी साहब को याद ना करें। मैं मंच पे अब आवाज़ देना चाहूँगा प्रोफेसर आलोक राय को। प्रोफेसर आलोक राय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से लेके और दिल्ली तक उन्होंने दिल्ली IIT में अंग्रेज़ी साहित्य पढ़ाया, और उनकी एक किताब जो बहुत मशहूर हुई पिछले दिनों, हिंदी नेशनलिज़म, और वो
अपने आप में प्रोफेसर राय एक परंपरा के बहुत बहुत बड़ी परंपरा के वारिस हैं। मुंशी प्रेमचंद के वो पोते हैं, अमृत राय जी के बेटे हैं। और इस बीच लगातार पिछले दिनों जो मुल्क के हालात रहे हैं उस पे उन्होंने अखबारों के लिए ख़ास तौर पे इंडियन एक्सप्रेस के लिए बहुत विचारोत्तेजक लेख लिखे हैं। और जो हमारे समाज में इस समय चल रहा है, जिस तरह का समाज में नफ़रत और अधिनायकवाद फैल रहा है, उसको लेके उन्होंने अपनी चिंताएं अखबार के माध्यम से हम लोगों के साथ शेयर की। मैं उनको मंच पे आवाज़ दे रहा हूँ। साथ में अहमद महफूज साहब को मैं मंच पे आवाज़ दे रहा हूँ। उनको भी आप पिछले सत्र में अभी सुन चुके हैं। उर्दू के स्कॉलर हैं, शायर हैं, लेखक हैं। और साथ में मैं महमूद फ़ारूकी साहब को भी मंच पे बुला रहा हूँ। महमूद फ़ारूकी देश में इस समय जाना पहचाना नाम है। दास्तान गोई को उन्होंने जिस तरह से एक नए रंग में ढाला है वो हम सबके सामने मौजूद है। महमूद फ़ारूकी साहब के भतीजे भी हैं। और यहाँ मैं इसलिए इन बातों का परिचय दे देता हूँ कि जिस विरासत की बात हम लोग करते रहते हैं वो कोई एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, बल्कि बड़े ठोस रूप में हमारे सामने वो विरासत मौजूद है। मैं अब माइक आप लोगों के हवाले करता हूँ और ज़िक्र फ़ारूकी का सिलसिला शुरू किया जाए। अंशु, शुक्रिया। देखिए, आप लोगों ने अभी फिल्मी सितारों को चमकते देखा दिन में भी, और अभी कुछ थोड़ी देर बाद जाहिर है महमूद और दारेन से ज़िक्र मीर भी सुनेंगे। लेकिन इस बीच हम लोग, ये अच्छी बात है कि हम लोग फ़ारूकी साहब का ज़िक्र कर लेते हैं, क्योंकि इलाहाबाद हिंदी का बहुत बड़ा गढ़ है। ये तो हम सब जानते हैं, ये बात मानी हुई है कि बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ इलाहाबाद में रहे हैं, इलाहाबाद में ही उनकी कर्मभूमि रही है। और ये उचित भी है कि इलाहाबाद हिंदी का गढ़ जाना जाए। लेकिन ये ज़रूरी है ख़ास तौर से इस विरासत के प्रसंग में ये याद करना कि इलाहाबाद में उर्दू का भी एक बड़ा ट्रेडिशन है। और ये जो उर्दू का बड़ा एस्टैब्लिश ट्रेडिशन है वो सिर्फ़ शायरी तक सीमित नहीं है। यानी कि हमने अकबर इलाहाबादी की बात कर ली या फ़राक साहब की बात कर ली तो बात पूरी हो गई। उर्दू अदब के लिहाज से भी इलाहाबाद की अपनी स्टैंडिंग रही है। और उस स्टैंडिंग में बड़े बड़े नाम हैं, एहतशाम हुसैन साहब हैं, आकिल रिजवी साहब हैं। उसमें ये भी ज़रूरी है कि फ़ारूकी साहब हालांकि एकेडमिक नहीं थे, वो हमारे सीनियर थे इंग्लिश डिपार्टमेंट में, लेकिन ज़ाहिर है हमने मास्टरी की, उन्होंने मास्टरी नहीं की, वो पोस्ट मास्टरी की, उन्होंने मास्टर हो गए वो, है ना। लेकिन फ़ारूकी साहब एकेडमिक न रहते हुए भी उनका एकेडमिक कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। और ये याद करना उस विरासत को पूरी तरह से जानने की तरफ की दिशा में इट इज़ अ स्टेप। तो इस इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन को कुछ समझने की ज़रूरत है। यानी कि सिर्फ नाम गिनाने की ज़रूरत नहीं कि उन्होंने ये भी किया और ये भी किया और ये भी किया, लेकिन क्या किया उसको समझने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, बेयर विथ मी फॉर अ मिनट और टू, कि उर्दू स्कॉलरशिप इन द अर्ली 20th सेंचुरी टिल, यानी 20वीं सदी की दूसरी तीसरी दहाई तक कम अज़ कम उर्दू अदब एक अजीब तरह की इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से घिरा हुआ था। यानी कि वो कॉलोनियल वैल्यूएशंस जो थे ऑफ द उर्दू ट्रेडिशन, यानी टायर्ड स्टेल मेटाफर्स, वही दो चार चीज़ें, वही गुलाब, वही इश्क, वही माशूक, ये वो कि यही सब होता रहता है, इसमें कुछ नया नहीं है। और इस सब को देखते हुए एक लंदन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, प्रोफेसर रैल्फ रसल, जिन्होंने कि बरसों हिंदुस्तान में गुजारे, उर्दू के बड़े स्कॉलर थे। उन्होंने एक बहुत मशहूर ऐसे लिखा था कॉल्ड हाउ नॉट टू राइट द हिस्ट्री ऑफ उर्दू लिटरेचर।
यानी कि हिस्ट्री ऑफ उर्दू लिटरेचर विच स्टार्ट्स फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ कंटेम्प्ट, ऑफ सेल्फ लोदिंग। इस कॉन्टेक्स्ट में जब हम देखते हैं तो फारूकी साहब का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है, क्योंकि उन्होंने ये मुमकिन किया फिर से कि एक लॉस्ट एस्थेटिक ट्रेडिशन है, उसको फिर से हम रिक्रिएट कर सकें, उसके नज़रिए से हम फिर उर्दू की ट्रेडिशन को इवैल्यूएट कर सकें, है ना। और इस इंटेलेक्चुअल प्रोसेस में दो की कॉन्सेप्ट्स हैं, दो की इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि फारूकी साहब ने इंट्रोड्यूस किए, मानी आफरीनी और मजमून आफरीनी, द फंडामेंटल टेक्निक्स बाय विच द ट्रेडिशन हैज़ वर्कड। ठीक है, तो ये क्योंकि ये प्रायः भुलाई जा चुकी थी ये बातें, और शायद हम में से कुछ लोग फिर भी नावाकिफ़ होंगे, इसलिए मैं अहमद महफूज साहब हमारे साथ हैं, ये लेजिटिमेट एकेडमिक मैं तो नहीं हूँ, लेकिन मैं अहमद महफूज से गुजारिश करूँगा कि वो आपको अभी इसके बाद दास्तान मानी आफरीनी और मजमून आफरीनी के बारे में कुछ तफसील से बताएं। बहुत शुक्रिया आलोक राय साहब। ये मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, ये बहुत अच्छा है जैसा कि आलोक साहब ने कहा कि अपनी विरासत यानी लिटरेरी विरासत, कल्चरल विरासत, उसको हम फिर से ज़िंदा कर रहे हैं अपने शहर में। और जैसा कि आलोक साहब ने कहा, हमारा शहर जो है वो कई लिहाज से बहुत गैर मामूली अहमियत रखता है, और हम सब जानते हैं कि भाई शायर जैसा बताया भी कि ख़ुद अकबर है, फ़राक़ है और बहुत से शोरा हैं, लेकिन फ़ारूक़ी साहब को याद करना, उनका ज़िक्र करना इसलिए ज़्यादा अहमियत इस वक्त कम से कम इस कॉन्टेक्स्ट में कि फ़ारूक़ी साहब का जो कंट्रीब्यूशन है वो एक तो ये कि उनकी शनाख्त, उनकी पहचान जो है वो बहुत बड़े क्रिटिक, बहुत बड़े आलोचक, बहुत बड़े नक़ाद की है। लेकिन ऐसा ये भी देखा गया है कि जो बहुत बड़े नक़ाद होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो शायरी भी करें या फ़िक्शन भी लिखें। फ़ारूक़ी साहब का एक बहुत बड़ा इम्तियाज़ ये है कि उन्होंने तनक़ीद के साथ साथ फ़िक्शन लिखा। आप सब जानते हैं कि उनकी जो दास्तान, वो उनका जो नावल है कई चांद थे सिरे आसमां, और इसके अलावा शायरी के 4 मजमूए उनके हैं। अब ये अलग बात है कि फ़ारूक़ी साहब की शायरी को उतना नहीं देखा गया, उस पर ज़िक्र नहीं हुआ। उसकी वजह ये रही कि उनकी तनक़ीद जो है वो बहुत ज़्यादा मौज़ूए गुफ्तगू रही, उस पर बहुत ज़्यादा बात की गई। तो जिसकी तरफ आलोक साहब ने इशारा किया, उसको मैं थोड़ा सा और ज़रा सा उस पर ज़ोर दे देता हूँ, क्योंकि वो बहुत अहम बात है। मज़मून आफरीनी और मानी आफरीनी पर मैं बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये कि हमारी जो लिटरेरी हिस्ट्री रही है, और ख़ास तौर से उसकी शुरुआत जो है वो आब हयात से हुई, जो मोहसिन आज़ाद ने 1880 में लिखी, और वहाँ से एक ये माहौल बनाया गया कि साहब हिंदुस्तान में वो उर्दू शायरी हो या इवन फ़ारसी शायरी जो हिंदुस्तान की है, उसकी भी वो वैल्यू नहीं है जो गोया ईरानी फ़ारसी शायरी की है। और उर्दू शायरी या उर्दू का जो कल्चर है या उर्दू का जो अदबी जो भी वो है, वो मगरिब के वेस्टर्न जो लिटरेरी कल्चर है या लिटरेरी हिस्ट्री है, उसके सामने इसकी कोई ख़ास अहमियत नहीं है। और जैसा कि आपने सुना कि साहब यहाँ उर्दू शायरी में, गज़ल में गुलो बुलबुल शमाओ परवाना, यही सब बातें होती हैं, ख़याली बातें हैं, इनका हमारी रियल लाइफ से उस तरह का ताल्लुक़ नहीं है जिस तरह का ताल्लुक़ होना चाहिए। और दूसरी जो ज़्यादा अहम बात ये थी कि हिंदुस्तान जो है, जो कुछ भी वो प्रोड्यूस कर रहा है शायरी में या लिटरेचर में, वो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं जो महकूम है, यानी जो हाकिम नहीं है, महकूम है। तो हाकिम जो है, जो ब्रिटिशर्स थे, उनकी जो भी चीज़ है वो गोया सुपरसीड करती है, उसकी अहमियत ज़्यादा है, और हम लोगों की चीज़ जो है वो उसकी अहमियत उस तरह नहीं है। तो ये इतना बड़ा एक ये ख़याल था या ऐसा एक ट्रेंड बना दिया गया था कि गोया मगरिब वालों के सामने तो उर्दू या फ़ारसी के चाहे जितने बड़े शायर हों, उनकी वो हैसियत हो ही नहीं सकती जो मिल्टन की है या शेक्सपियर की है या दांते की है।
तो एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार गोया हमारा पूरा उर्दू मुआशरा, बल्कि हम कह सकते हैं पूरा हमारा मशरक़ी मुआशरा, जिसमें बर सग़ीर उसमें तो सब लोग थे। तो यहाँ की चीज़ें जो हैं वो, और ये सिलसिला जो है वो, जैसा कि आलोक साहब ने कहा, हम सब जानते हैं कि 20वीं सेंचुरी के शुरू में नहीं 2-3 दहाई बल्कि 4 दहाई तक हम ये भी कह सकते हैं कि वो असर जो है अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है। आज भी बहुत सी चीज़ों के बारे में कहते हैं कि अरे भाई ये चीज़ तो लंदन से आई है, ये चीज़ तो बाहर से आई है, तो चाहे वो हमारी चीज़ से चाहे वो कमतर ही हो, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि चूँकि बाहर की है तो उसकी वैल्यू या उसकी अहमियत या उसमें खूबी ज़्यादा होगी। फ़ारूक़ी साहब का बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है, उसके तो दायरा बहुत बड़ा है। उन्होंने सबसे बड़ा काम ये किया कि उन्होंने ये लिख करके और साबित करके, तज्ज़िया करके, एनालिसिस करके, मीर को बयान करके, गालिब को बयान करके, अपनी दास्तान को बयान करके, ये पूरी तरह दिलों में ये बात बिठाने की कोशिश की, और बड़ी हद तक ये बात बैठ गई कि साहब हमारी जो इन्फीरियरिटी है वो बिल्कुल मीनिंगलेस है, उसकी कोई उसके मानी नहीं है। क्योंकि बुनियादी बात जो फ़ारूक़ी साहब ने कही वो ये कि हर कल्चर ख़ुद ये तय करता है कि उसके अपने लिटरेचर की, उसकी अपनी शायरी के क्या मेयार होंगे, किन चीज़ों को अच्छी शायरी समझा जाएगा, किन चीज़ों को बड़ी शायरी समझा जाएगा। तो अगर वेस्टर्न जो लिटरेरी कल्चर है वो अपने को ये मानता है कि साहब उनके यहाँ शेक्सपियर सबसे बड़े शायर हैं, मिल्टन सबसे बड़े शायर हैं, उसी तरह से फ़ारूक़ी साहब ने कहा कि ये हमारा फ़र्ज़ है और हमारा काम है कि हम ये कहें कि हम मशरक़ी तहज़ीब के लोग हैं। और मशरक़ी तहज़ीब में मीर जो है वो सबसे बड़ा शायर है, गालिब सबसे बड़ा शायर है, इक़बाल सबसे बड़े शायर हैं, अकबर इलाहाबादी सबसे बड़े शायर हैं। तो बल्कि एक बात मैं आपको कहूँ कि कलीमुद्दीन अहमद ने ये कहा, लिखा कि साहब अगर गालिब और मीर जो हैं वो सोनेट लिखते तो साहब वो शेक्सपियर और मिल्टन के बराबर के शायर होते। इस पर फ़ारूक़ी साहब ने कहा कि इसके जवाब में ये कहा जा सकता है कि अगर शेक्सपियर और मिल्टन गज़ल लिखते तो वो मीर और गालिब के बराबर के शायर होते। तो ये जो एहसास था कि भाई हर कल्चर अपना तय करता है, ये नहीं है कि गज़ल की शायरी को हम वेस्टर्न लिटरेरी टूल्स के साथ जांचें। तो ये बहुत बड़ा फ़ारूक़ी साहब का जो कारनामा है कि उन्होंने हमें अपनी रवायत पर, अपनी विरासत पर, अपने लिटरेरी ट्रेडिशन पर, अपने कल्चरल ट्रेडिशन पर फ़ख्र करना सिखाया कि किस तरह हम ये नहीं कि हम ये अगर पहले से जैसा कि होता चला रहा था कि साहब हमारे यहाँ क्या है, अरे गज़ल है और उसमें गुलो बुलबुल है और शमा परवाना है, इसका क्या है, ये सब चीज़ें बिल्कुल ऐसे ख़याली हैं। फ़ारूक़ी साहब ने ये बताया कि गज़ल की शायरी जो है उसकी अपनी पूरी एक अलग पोइटिक्स है, उसकी अपनी एक शेरियात है, उसके अपने काविशात और उसके उसूल हैं, रूल हैं। और उस गज़ल की शायरी को वेस्टर्न पोइटिक्स की रोशनी में देखा ही नहीं जा सकता। और गज़ल के पोइटिक्स में सबसे बुनियादी 2 चीज़ों का ज़िक्र उन्होंने किया। हालांकि इसके पहले भी इन दोनों इस्तिलाहात का ज़िक्र हुआ है, ऐसा नहीं कि फ़ारूक़ी साहब ने पहली बार किया, लेकिन मज़मून आफरीनी और मानी आफरीनी के बारे में कोई ख़ास वाज़ेह तसव्वुर लोगों के सामने नहीं था। गालिब ने कहा कि मैं काफ़िया पैमाई नहीं, मानी आफरीनी को शायरी समझ, मेरे लिए मानी आफरीनी शायरी है। लेकिन इसको लोग समझते नहीं थे, जानते नहीं थे कि व्हाट इज़ मानी आफरीनी, व्हाट इज़ मज़मून आफरीनी। ये काम फ़ारूक़ी साहब ने गोया पहली बार किया कि गज़ल की शेरियात को, गज़ल की पोइटिक्स को पूरे फ़ारसी से लेकर के और उर्दू में तमाम बड़े शायरों की मिसालें देते हुए, उनके अशार को एनालाइज़ करते हुए ये बताया। अब देखिए मज़मून और मानी के बारे में बस मैं एक तो बुनियादी बात यह है कि गज़ल की शायरी, और ये फ़ारूक़ी साहब ने ही हम लोगों को बताया कि गज़ल की शायरी बुनियादी तौर पर लव पोइट्री है, इश्किया शायरी है, लेकिन ये उस मानी में इश्किया शायरी नहीं है जिस मानी में मगरिब में या वेस्टर्न कल्चर में इश्किया शायरी होती है। वहाँ इश्किया शायरी का मतलब ये था कि शायर जो है वो ख़ुद इश्क की फीलिंग को अपने अंदर पैदा करे, या अपना कोई तजुर्बा है या उसका किसी से कोई इश्क का तजुर्बा है, उसको वो बयान करता था। हमारी गज़ल की शायरी जो है वो इस तरह की इश्किया शायरी है
कि इसमें शायर जो है वो अपने इश्क के तजुर्बे को बयान नहीं करता, बल्कि यहाँ कन्वेंशनल इश्क है, यानी इश्क का पूरा एक तसव्वुर है, इश्क की पूरी एक तसव्वुराती दुनिया है, कन्वेंशनल वर्ड है, जिसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं, आशिक है, माशूक है, और आशिक जो है वो हमेशा नाकाम होगा, नामुराद होगा, रोता धोता रहेगा, और माशूक जो है वो हमेशा एक्टिव पर्सनालिटी उसकी होगी कि वो जुल्म करेगा, सितम करेगा। तो फारूकी साहब ने सब बताया कि साहब ये कन्वेंशनल इश्क है, इसमें बुनियादी बात यह है कि शायर जो है वो इश्क की दुनिया के जो थीम्स हैं, या जिनको हम मजमून कहते हैं, थीम्स हैं, उन थीम्स को वो बयान करता है, और एक ही थीम को तरह तरह से बड़े बड़े शायर या जितने भी शोरा हैं वो एक ही थीम को बयान करते रहते हैं। उसमें एक शायर का कमाल ये होता है कि उसने उस थीम को किस तरह बयान किया, यानी उसमें कौन सी ऐसी नई बात पैदा कर दी, नया पहलू पैदा कर दिया कि वो वही थीम जो है, वही मजमून बिल्कुल नया मजमून बन गया। तो अब जो नया मजमून बन गया, तो इसी को हमारे यहाँ मजमून आफरीनी कहा गया है कि गोया मजमून में नया पहलू पैदा कर देना, या मजमून में कोई ऐसी बात डाल देना कि जो पहले न रही हो। इसकी एक मिसाल इसकी और फिर मानी आफरीन बयान करके देखिए। हमारे यहाँ एक थीम गज़ल में, बल्कि फ़ारसी से चला रहा है, बड़ा मशहूर थीम है, मजमून कि साहब ये दुनिया में जितने भी गुल और बहार और फूल खिलते हैं, ये इसलिए खिलते हैं कि बहुत हसीन लोग जो हैं ये मर के ज़मीन के अंदर दफन हो गए। तो गोया वही लोग जो हैं ये रंग रंग के फूल की शक्ल में बाग में गोया नमूदार हो रहे हैं, निकल रहे हैं। अब ये थीम शेख सादी जो फ़ारसी के बहुत बड़े शायर हैं, उन्होंने बोस्ता में इस शेर में बयान किया, और सादी ज़ाहिर है कि 1292 में इंतकाल हुआ है सादी का। सादी का शेर है कि अजब नेस्त बर खाक अगर गुल शिगुफ्त, अजब नेस्त बर खाक अगर गुल शिगुफ्त के चंदी गुलंदाम दर खाक खुफ्त। चंदी गुलंदाम दर, यानी कि सादी ये कह रहे हैं कि कोई ताज्जुब की बात नहीं है जो ज़मीन पर इतने गुल खिले हुए हैं, ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है। क्यों कि न जाने कितने गुलंदाम यानी गुलबदन लोग, हसीन लोग जो हैं इस खाक के अंदर दफन हो गए। तो अब देखिए ये थीम जो है वो सादी ने बयान किया बोस्ता में 12 यानी 11वीं 13वीं सदी में। अब 10 more minutes आपको। हाँ बस हाँ। अब उसके बाद इसी मजमून को कई शायर जो हैं वो अपने अपने तौर पर बयान करते 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 और यही थीम जो है गालिब बयान करते हैं। सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमाया हो गई, सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिनाह हो गई। देखिए वही थीम है कि कैसी कैसी हसीन सूरतें जो हैं ये खाक में छुप गई हैं, उन्हीं में से ये जो गुल निकल रहे हैं, गुलो लाला जो सामने आ रहे हैं, उनमें से कुछ निकले हैं। जितने दफन हुए अगर सारे निकल आए तो पूरी दुनिया जो है गोया बाग बन जाएगी। सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमाया हो गई, उसमें से कुछ ही हैं जो लालो गुल की शक्ल में दुनिया में ज़ाहिर हुई हैं बाग की सूरत में, वरना न जाने तो खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिनाह हो गई। तो ये बात जो है ये पहली बार फ़ारूकी साहब ने लिख करके, और मीर पर जो उनका 4 वॉल्यूम में शेर शुरंगेज़ है उसमें गज़ल की शेरियात में। अब एक मिसाल मैं मानी आफरीनी के बयान कर देता हूँ। मानी आफरीनी ये है कि एक थीम को जब बयान करता है शायर, तो उसमें एक तो यह है कि थीम बयान कर दिया, एक बात कह दी, और वो बात अगर बहुत असरदार है तो बहुत बिल्कुल असर कर गई दिल में। मानी आफरीनी ये है कि एक थीम को बयान करके इस तरह बयान किया जाए कि उसमें एक से ज़्यादा मानी के पहलू निकले। एक पहलू होता है, फिर अगर एक से ज़्यादा, और इसको गालिब, जैसा मैंने कहा कि गालिब ने इस पर बहुत फ़ख्र किया है कि शायरी जो है वो दरअसल मानी आफरीनी है, यानी ऐसा शेर कहा जाए जिसमें एक से ज़्यादा मानी के पहलू निकले, कई उसमें परतें हों, कई तहे हों। अब एक शेर मीर का मैं फ़ारूकी साहब ने बल्कि इसकी जो तशरीह की है वो मैं बयान कर देता हूँ, उससे आप अंदाज़ा लगाइए। और उसके पहले इतना मशहूर शेर है, न जाने कितना पढ़ा जाता है, हम लोगों को भी नहीं मालूम था कि इसमें क्या है। शेर ये है कि
उम्र भर हम रहे शराबी से, दिले पुरखों की एक गुलाब। उम्र भर हम रहे शराबी से, दिले पुरखों की एक गुलाबी से। ये मीर साहब का शेर है और बहुत मशहूर शेर है। फ़ारूक़ी साहब ने शेर शुरंगेज़ में इस शेर पर जो गुफ्तगू की तो उन्होंने ये बयान किया कि आम तौर पर लोगों को मालूम ही नहीं होगा कि गुलाबी किसे कहते हैं। आज भी बहुत से लोग गुलाबी समझते हैं कि गुलाबी शराब, चूँकि शराब का मज़मून है। असल में गुलाबी जो है वो शराब पीने का बर्तन में से एक बर्तन है, छोटा सा, और साइज़ के हिसाब से शराब के 5 बर्तन हैं। सबसे बड़ा बर्तन जो है जिसमें शराब सबसे ज़्यादा आती है उसको पुतला कहते हैं, उससे छोटा जो है उसको मीना कहते हैं, उससे छोटा जो है उसको शीशा कहते हैं, और उससे छोटा जो है उसको गुलाबी कहते हैं, और सबसे छोटे वाले को कलम कहते हैं। पुतला, मीना, शीशा, गुलाबी, कलम। अब ज़रा सोचिए कि गुलाबी जो है वो गोया वो बर्तन है शराब का जिसमें सबसे छोटे से बड़ा वाला, यानी बहुत थोड़ी सी शराब। मीर ये कह रहे हैं कि उम्र भर हम रहे शराबी से, दिले पुरखों की या गुलाबी से, एक छोटी सी गुलाबी सी। यानी पहले तो दिल को शीशा और शराब के बर्तन से तशबीह देते ही हैं, तो दिल को गुलाबी कहा, यानी दिल में जो खून की शराब भरी हुई तो बहुत थोड़ी सी शराब थी। और फ़ारूक़ी साहब ने यह भी लिखा कि इसमें एक लफ्ज़ जो है वो भी कितना मीनिंगफुल है। यानी एक तो ये होता है कि भाई आप गुलाबी छोटी सी शराब, थोड़ी सी शराब है, तो एक आदमी जो है कहे कि साहब 10 गुलाबी पी लेते हैं तो ज़्यादा हो गई। तो वहाँ मीर ने एक लफ्ज़ रखा है कि सारी ज़िंदगी एक गुलाबी पी के हम नशे में रहे। तो अब ये जो पहलू हैं मानी के, इसी को हमारे यहाँ मानी आफरीनी कहा गया है कि शेर में इस तरह बात को बयान किया जाए, थीम बयान किया जाए कि शेर जो है वो कई उसमें डायमेंशन आ जाएं। तो मेरा ख्याल ये है कि अब इस पर तो बहुत सी बातें हो सकती हैं, लेकिन मजमून और मानी के ताल्लुक से मुझे लगता है इतना काफ़ी है। थैंक यू। थैंक यू। तो ये जाहिर है कि और बहुत कुछ कहने को है, लेकिन फ़ारूक़ी साहब का क्रिटिकल कंट्रीब्यूशन, इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन, द फाउंडेशंस ऑफ ए मॉडर्न एस्थेटिक है ना, विच इज़ नॉट, यानी वो कॉलोनियल प्रीसपोजिशन से दबी हुई नहीं है, बल्कि अपने ट्रेडिशन को खुद अपने टर्म्स पे स्टेट करने की कॉन्फिडेंस है ना, ये एक रेंज है ऑफ कंट्रीब्यूशन। एक और बहुत बड़ा रेंज है, और मुझे ये इशारतन बताया जा रहा है कि ये बात बहुत लंबी न खींचो, लेकिन फिर भी ये बात अधूरी होगी कि अगर हम लोग, जाहिर है कि एक और बात का जिक्र न करें, वो है दास्तान। यानी कि दास्तान बिल्कुल खोया हुआ, प्राय भुलाया हुआ ट्रेडिशन था, और एक चमत्कार सा लगता है कि चंद सालों में, ले दे के 20 साल में जी, ले दे के 20 साल में उस ट्रेडिशन को फिर से ऐसा जिंदा बना दिया कि छाया हुआ है। और इसमें जाहिर है कि कंट्रीब्यूशन बहुतों का है, महमूद भी बैठे हैं, लेकिन ये मुमकिन ही नहीं था अगर फ़ारूक़ी साहब ने अपना काम जो किया है टू मेक द दास्तान ट्रेडिशन अवेलेबल। यानी, और ये भी अपने आप में जादू है कि ये चीज़ खूब चलती है। नवल किशोर प्रेस ने अच्छी खासी फॉर्चून्स बनाई हैं दास्तान छाप के, लेकिन अब अगर आप ढूंढें कि हमको वही वॉल्यूम्स मिल जाए कि नवल किशोर प्रेस ने क्या क्या छापा, तो नहीं मिलता है, जब तक कि फ़ारूक़ी साहब ने फिर काम नहीं किया कि वो ट्रेडिशन को रिवाइव करें। लेकिन वो टेक्सचुअल ट्रेडिशन था, उस टेक्सचुअल ट्रेडिशन को फिर जिंदा थिएट्रिकल परफॉर्मेटिव शक्ल देने का काम जाहिर है कि महमूद ने शुरू किया, और फिर तो महमूद और महमूद के साथियों ने बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन इस सब के बारे में बताने के लिए यही बेहतर है तो ये बोले। बहुत शुक्रिया आलोक। असल में फ़ारूक़ी साहब का अदब और हमारी तहज़ीब का जो उनका कंट्रीब्यूशन है वो इतना मल्टी डायमेंशनल है और इतना बड़ा है कि उसके एक पहलू पे बात करने के लिए हमें कई घंटे दरकार हैं। आपने देखा अभी इन्होंने एक सिरा पकड़ा था फ़ारूक़ी साहब की बात का, तो इतना ज़्यादा, ये वक्त बहुत कम है। दास्तानों पे जो उन्होंने काम किया वो काम उन्होंने शुरू किया तकरीबन 1980 में के आसपास,
उसके पहले वो काफ़ी कुछ काम कर चुके थे, नाम कमा चुके थे बतौर एक क्रिटिक। तो मुझे दास्तानों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मैं थोड़ा बहुत थिएटर भी करता था, उर्दू भी मैंने पढ़ी थी अपने बचपन से, लेकिन ना मेरे साथ किसी ने कभी दास्तान का लफ्ज़ मेरे सामने कोई लाया, ना किसी ने जिक्र किया, ना किसी थिएटर एक्टर ने, ना किसी ड्रामा स्कूल में, ना परफॉर्मेंस में। मैं NSD में भी आया गया, मैंने दिल्ली में भी नाटक किए, उर्दू के लोगों से भी मैं मिला जुला। फारूकी साहब ने 1980 में दास्तानों पे काम किया, 20-25 साल लगा के दुनिया भर में वो दास्तानें जो अब कहीं नहीं मिलती थी उनको जमा किया, फिर उन पे किताबें लिखनी शुरू की। 6 वॉल्यूम उनके हैं। आखिर उम्र में जिस साल उनका इंतकाल हुआ उसके कुछ हफ्ते पहले आखिरी वॉल्यूम आया था। वो काम उन्होंने जो किया, उसका जो पहली किताब लिखी साहिरी शाही साहिब क़िरानी, वो मैंने पढ़ी। मैं उस ज़माने में इंग्लैंड से लौटा था अपनी तालीम करके हासिल। वो किताब पढ़ के मेरे जिसको कहते हैं 14 तबक रोशन हो गए, बतौर एक थिएटर एक्टर, बतौर परफॉर्मर, बतौर डायरेक्टर, बतौर एक कल्चरल प्रैक्टिशनर जिसको कल्चर में दिलचस्पी थी। तो वो किताब जो है वो इस कदर अहम किताब है और इस कदर लाजवाब किताब है। मेरी नज़र में पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में नॉन फिक्शन की ऐसी शानदार किताबें बहुत कम लिखी गई हैं, जिसमें उन्होंने ज़बानी बयानिया क्या होता है, ओरल कल्चर क्या होता है, ओरल कल्चर में परफॉर्मेंस का क्या ट्रेडिशन होता है, अब उससे जुड़ी बहुत सारी बातें वहाँ से खुलती हैं। जो अभी महफूज बात कर रहे थे गज़ल के बारे में, ये जो डिस्डेन था, दास्तानों को हम लोगों ने क्यों भुलाया। हमारे अंदर ये सेल्फ हेट्रेड का जज्बा जो 19th सेंचुरी से शुरू हुआ, ख़ास तौर से 1857 की करारी शिकस्त ने, जिसका इलाहाबाद बहुत बड़ा मरकज़ था, मौलवी लियाकत अली यहाँ पर थे, उस शिकस्त ने हमको जिसको कहना चाहिए सियासी शिकस्त नहीं थी, वो एक तहजीबी शिकस्त थी। वो हजीमत जो हमने गवारा की, जो हमारे ऊपर हुआ कि हम कुछ भी नहीं हैं, ना हमारे पास सियासत है, ना हमारे पास ताकत है, ना हमारी तहजीब किसी काम की, ना हमारा अदब किसी काम का है। जैसा मैकॉले ने कहा था, वन गुड शेल्फ ऑफ अ यूरोपियन लाइब्रेरी इज़ बेटर देन एवरीथिंग प्रोड्यूस्ड इन द ओरिएंटल कल्चर्स। वो जो हमारा जो सेंस ऑफ डीप सेल्फ हेट्रेड पैदा हुआ 1857 के बाद से, जो अभी भी बरकरार है, यानी हम अभी भी ये समझते हैं कि हर वो चीज़ जो वहाँ होती है वो मेयार है, और हमारे अंदर एक परपेचुअल इटर्नल लैक है। उस लैक को, उस सेंस ऑफ इंफीरियॉरिटी को, उस सेंस ऑफ एम्बैरेसमेंट को फारूकी साहब ने अपने काम के ज़रिए कई पहलुओं में एड्रेस किया। दास्तान उसका एक पहलू था, हमारा क्लासिकल अदब उसका एक पहलू था। हमारे यहाँ अंग्रेज़ जब आए और उन्होंने हमारे कल्चर को इंटरोगेट करना शुरू किया, और वो पावरफुल एक तबका आपको इंटरोगेट कर रहा है। उन्होंने कहा आपका मौसीकी क्या है, गाना क्या है, सब आ करते रहते हैं, इट्स जस्ट वेलिंग। उनको सिर्फ लगा या वेल कर रहे हैं, तो गाना तो है ही नहीं। हमारी शायरी पढ़ के उन्होंने कहा, अरे ये तो हर वक्त शायर, इनका तो आशिक रोता ही रहता है, इसको रोना 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 रोना, ये कैसा लैक्रिमोस शायर है, ये सेल्फ पिटी में मुब्तला है, ये कुछ करता नहीं, क्यों करता नहीं। एक गमज़दा माशूक को क्या करना चाहिए जिससे वो मैनली लगे, या तो वो अपनी माशूका का कत्ल कर सकता है या खुद का कत्ल कर सकता है, वरना वो उसमें मैनलीनेस क्या दिखा सकता है एक आदमी जिसको मोहब्बत में ठुकराया जा चुका है। मतलब वो और क्या कर सकता है जिसको मोहब्बत की जो है। तो एनीवे, तो वो मैनलीनेस, लैक ऑफ मैनलीनेस हर तरफ से ये बौछार थी, और वो उस मैनलीनेस की तलाश में जब हमारे क्रिटिक्स निकले तो उन्होंने कहा ये तो बेकार है, गज़ल बेकार है, दास्तान बेकार है, शायरी तो वही है जो कीट्स करते हैं और जो वर्ड्सवर्थ करते हैं, तो हमको उसी तरह की शायरी करनी चाहिए। तो वो जो सारी जो एक हमारे यहाँ जो 150 साल से चल रहा था, उनको बहुत अलग अलग पहलुओं पे फारूकी साहब ने एड्रेस किया। सबसे बुनियादी बात जो उन्होंने बताई, हमारी शायरी हो या दास्तान हो, वो ज़बानी कल्चर है, वो सुनने और सुनाने की चीज़ है। जो चीज़ सुनने और सुनाने की होती है उसकी एस्थेटिक्स और पोएटिक्स अलग होती है, उसमें एक बात को बार बार कहा जाता है, उसमें ऑडियंस का पार्टिसिपेशन अलग होता है, उसके तरह के जितने भी हमारे परफॉर्मेंस फॉर्म्स हैं उनमें सब में ऑडियंस का पार्टिसिपेशन अलग तरह से होता है। उन्होंने हमें दिखाया कि गज़ल का आशिक जो रोता है वो इसलिए रोता है क्योंकि उसके अंदर गम पैदा हो। जब उसके अंदर गम होगा, जब वो गिरिया करेगा, जब वो अपने आप को कुछ नहीं समझेगा, तब वो ये समझेगा कि जो कुछ है वही है।
और वो सारी बुनियाद वहीं से आती कि जो कुछ है वही है, हम कुछ नहीं हैं, हम गम करेंगे, तकलीफ़ सहेंगे, हम आज़ार में ख़ुद को मुब्तला करेंगे तो हमारा दिल नरम होगा, हमारा दिल नरम होगा, हमारा दिल मुलायम होगा तो हम इस काबिल बनेंगे कि हम इस दुनिया में सही ढंग से रहने का सलीक़ा सीखें। और यही बुनियादी बात है, ये बात कुरान में भी कही गई है और यही बात है, घूम फिर के इसको बहुत आप उसके तार ले जा सकते हैं इधर और उधर और उधर, कि ज़मीन पे रहना है तो इस तरह से मत रहो कि ज़मीन सिर्फ तुम्हारी है, इस कुदरत में ये मत समझो कि सिर्फ तुम्हारे लिए बनाई गई है। इसके तार बहुत सारे निकलते हैं, वो आपके सोचने समझने की बात है। तो दास्तानों पे जो उन्होंने काम किया, उस किताब को पढ़कर मुझे लगा कि यार ये तो बड़े कमाल की परफॉर्मेंस ट्रेडिशन थी, जिसमें जो परफॉर्मर है वही क्रिएटर है। यानी आप समझिए, उनको बात पढ़ के मुझे लगा कि यार शेक्सपियर के लेवल की राइटिंग, तहरीर वो जो तकरीर में लुत्फ़ हो और तकरीर वो जिसमें तहरीर का लुत्फ़ हो, और उसको सुनाने का वो अंदाज कि आप वो वन मैन थिएटर कंपनी है जिसमें वो सब कुछ खुद ही कर रहे हैं और ऑन द स्पॉट गज़लें बना रहे हैं, ऑन द स्पॉट वो ड्रामा रच रहे हैं, ऑन द स्पॉट डायलॉग्स बना रहे हैं। तो इस लेवल के परफॉर्मर्स थे और इस लेवल के हमारे अब ये दास्तान गो थी, ये कहाँ चले गए, ये क्यों गुम हो गए, किसी ने क्यों नहीं बताया हमको उनके बारे में। फिर उनकी किताबें पढ़कर उनकी निगरानी में 2005 में पहला मॉडर्न शो किया हमने, और 2005 से अगले साल 20 साल हमारे रिवाइवल को पूरे हो रहे हैं, आपकी दुआएं हैं। और उसके बाद से उन्होंने, फारूकी साहब ने जो काम उन्होंने लिख के किया था क्रिटिसिज्म को, फिर उन्होंने फिक्शन लिख के हमको समझाया। कई चांद थे सरे आसमां जो उनका मैग्नम ओपस है, और इरफान का जिक्र हो रहा था। इरफान मेरे घर आए थे, फारूकी साहब से मिलने गए थे कि उनको ये नॉवेल चाहिए था, वो उस पर फिल्म बनाना चाहते थे। बहुत शिद्दत और बहुत जुनून से उन्होंने कहा मुझे ये चाहिए, मुझे करना है इस पर। और उनकी जो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, सवार, कब्ज़े ज़मा, उसमें इन सब चीज़ों में उन्होंने बार बार घूम फिर कर हमको ये एहसास दिलाने की कोशिश की कि हमारे अंदर जो एहसास कमतरी है वो बेबुनियाद है, और जो प्रोग्रेस का होता है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो सकती है, मॉडर्निटी का जो कॉन्सेप्ट है कि सारी तारीख़ की क्लाइमैक्स आकर वेस्टर्न यूरोप में है और हम लोग जो सब हैं जब पीछे हैं, वो चीज़ अदब पे लागू नहीं होती। अदब में कोई प्रोग्रेस नहीं होता। हम ये नहीं कह सकते कि कालिदास इन्फीरियर है शेक्सपियर से, और हम ये नहीं कह सकते कि शेक्सपियर इन्फीरियर है गालिब से। हर आदमी जब कोई पोएटिक एंडेवर जो होता है या क्रिएटिव या लिटरेरी एंडेवर होता है, वो क्या करने की कोशिश कर रहा है ये आप समझिए। बार बार एक ही बात को क्यों कर रहा है, वो बार बार एक ही राग को क्यों गाया जाता है, उसको उसके अपने टर्म्स पे समझने की कोशिश कीजिए। ये सबसे बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन था और ये हमेशा हमेशा रहेगा। हाँ सॉरी, हाँ, यानी कि एक एज अ क्रिटिक, एज अ फिक्शन राइटर, एज समवन हु हैज़ रिवाइव्ड a lost tradition, फारूकी साहब contribution is enormous। and अगर हम वास्तव में अगर हम अपनी विरासत के बारे में बात करना चाहते हैं कि हम किस कल्चर के वारिस हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये सारी बातें याद की जाएं, और ये याद किया जाए ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कि भुलाई जा चुकी हैं या जिन्हें हमने अपने चलते भुला दिया है, उनको फिर फ़ख्र के साथ याद करें कि हम इन सब से मिलकर हम बने हैं जो आज हम हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मेरे सामने मसला ये कि जितना मैं यहाँ बोलूँगा उतना मेरी दास्तान का वक्त चाह रहा है, तो मैं अब आपके ऊपर छोड़ता हूँ उसको। नहीं, यानी कि अब दास्तान के बारे में बात बहुत हो गई। अब मैं सोचता हूँ कि इसको समेटते हैं यहाँ पे। अगर सवाल पूछने हो तो महफूज हाजिर हैं, ये मास्टर हैं, ये सवाल का जवाब देंगे। हेलो सर, आई वुड स्टार्ट विद अ डिसेंटिंग नोट कि अभी जो फारूकी साहब बोल रहे थे कि अदब में प्रोग्रेसिव जैसी कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन जो पूरा अदब है वो तो जिन वैल्यूज़ को लेके चल रहा है वो तो प्रोग्रेसिव वैल्यूज़ ही है ना। ठीक है, बार बार उनको दोहराया जा रहा है, लेकिन है तो वो प्रोग्रेसिव वैल्यूज़ ही। तो ये कैसे कहा जा सकता है कि अदब में प्रोग्रेसिव जैसी कोई चीज़ नहीं है? ये सवाल तो मैं भी ले सकता हूँ। देखिए, जो बात महमूद ने कही और वो नहीं है यहाँ, तो मैं ही डिफेंड कर लेता हूँ कि अदब में, फ़न में प्रोग्रेस नहीं होती है। प्रोग्रेसिव की बात नहीं हुई थी, प्रोग्रेस नहीं होती कि
पहले जो था उससे बेहतर आज है, और समझ रहे हैं? तो इसलिए प्रोग्रेस नहीं होती है, ठीक है, कि दैट मसलन ये आप कहें कि देखिए जो आदमी आज फिलॉसफी कर रहा है वो शंकर से बेहतर है या प्लेटो से बेहतर है, क्योंकि वो 22 सेंचुरीज पहले कर रहे थे, ठीक है? तो इसलिए इन सवालात पे प्रोग्रेस नहीं होती है। प्रोग्रेसिव होना या ना होना अलग बात है ना? बल्कि फारूकी साहब ने तो ये इसको और बहुत क्लियर किया है। महमूद भी उसी सेंस में कह रहे थे। मुझे लगता है आलोक साहब ने बिल्कुल सही कहा। फारूकी साहब का कहना ये था कि पूरा अदब जो है हमारा, यानी जो जैसे कल्चर है, तो हमारा उर्दू अदब या उर्दू शायरी जो है वो, बल्कि उसमें संस्कृत कदीम संस्कृत शेरियात भी है और फ़ारसी भी है, तो ये सारा जो है वो सिंक्रोनिक है। इस मानी में जो आलोक साहब ने कहा बिल्कुल यही मतलब होता है कि यहाँ ये नहीं है कि गालिब 150 साल पहले थे तो अब 150 साल के बाद जो शायर है वो गालिब से आगे है, इस सेंस में नहीं है। गोया गालिब और मीर और सादी और हाफिज़ और कालिदास ये सब गोया हर ज़माने में बिल्कुल एक ही साथ हैं सब। हाँ, इस सेंस में वो प्रोग्रेसिव उस सेंस में नहीं था। और कोई सवाल? पीछे। अच्छा हो गया कि वो लोग हेलो। नहीं, ये एक बहुत बड़ी डिबेट है और बहुत ज़माने तक चली और मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद था। बड़ी ज़बरदस्त राइटिंग्स हैं इसके ऊपर, अदब बराए अदब और अदब बराए सोसाइटी, प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट की, और जो नहीं थे, जो बराए अदब या उसको एक आर्ट फॉर्म में देखना चाहते थे। और इसमें छिपाने की बात नहीं है कि फारूकी साहब खुल के उनके ख़िलाफ़ थे प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट के, और वो उनका बड़ा कंजर्वेटिव व्यू था इस मसले पे। ये कोई मैं छुपा नहीं रहा, वो उन सब के, यानी अमृत राय साहब भी थे उस वक़्त, मुझे मैं उनसे भी मिला, उनसे भी बड़ी बातें हुई मेरी। और फिर उसके अलावा एक पूरी सीरीज़ है इसकी जो यहाँ से लेके पाकिस्तान पूरे सब कॉन्टिनेंट में थी। तो ये कह देना, ये महज कह देना कि ये प्रोग्रेसिव राइटर्स का कोई रोल नहीं है, बिल्कुल दो अलग स्ट्रीम्स हैं और इसका बेइंतहा बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ख़ासतौर से फिल्म इंडस्ट्री अगर आप देख लें, मूवीज़ देख लें या थिएटर देख लें या किसी भी चीज़ में, मैं अंडरमाइन नहीं कर रहा हूँ उसको, जो अदब बराए अदब हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल है, वो भी अपनी जगह है, मीर भी हैं उसमें और गालिब दोनों तरफ नज़र आते हैं। तो ये एक सोसाइटी की एक मूवमेंट था जो ये सोच रहा था कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है राइटर्स की, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है शायर की, पोइट की, सोसाइटी की तरफ, उसकी तरफ थे। दोनों अच्छे मूवमेंट थे, दोनों का बड़ा अच्छा वो था, कंट्रीब्यूशन है। थैंक यू। नहीं, थैंक यू, बट बात फिर वही है कि प्रोग्रेस और प्रोग्रेसिव में फ़र्क है। देखिए, प्रोग्रेसिव से मेरा तो बहुत गहरा ताल्लुक़ रहा है, साफ साफ बता दूं, पर्सनली मेरा अपना ताल्लुक़ है। लेकिन प्रोग्रेस यानी ये कहना कि आर्ट में प्रोग्रेस हो रही है, कि आज जो है जो 100 साल पहले था या 50 साल पहले था वो कम था, अब हम बढ़ रहे हैं। तो जिस मानी में कि इकोनॉमी में प्रोग्रेस होती है, उस मानी में आर्ट में प्रोग्रेस नहीं होती है ना? प्रोग्रेसिव सवाल दूसरा है। हेलो, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर आलोक राय साहब का। एक बहुत अच्छी बातचीत हम लोगों के बीच रही और जो सबसे बड़ी बात निकल के आ रही थी, जिसको महमूद ने और महफूज साहब ने बहुत कायदे से रेखांकित किया कि एक डीकोलोनाइजेशन का एक प्रोसेस था कि जो हम लोग हमेशा किसी ग्रंथि में रहे हैं, किसी एहसास कमतरी के शिकार रहे हैं कि हमारी ज्ञान परंपरा या हमारा साहित्य या हमारा समाज एक ऐसा दकियानूसी और पिछड़ा हुआ समाज है। और ये ग्रंथि हमें जो यहाँ पे 200 साल की हमारी ग़ुलामी थी, उसने ये ग्रंथि दी थी। और इस तरह फारूकी साहब और उनके जैसे तमाम सोचने और लिखने वालों का ये योगदान है कि उन्होंने हमें उस एहसास कमतरी से उभरने में बहुत मदद की। अहमद महफूज साहब और प्रोफेसर आलोक राय, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।